तो आइए दोस्तों, आज हमारे बिजनेस स्टडीज रिवीजन सीरीज का चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हमारे पास इसकी वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, जो भी राइटर आपके पास है उस राइटर की बुक आप पहले ओपन कर लीजिए और अपने आप जहाँ भी आप बैठे वहाँ पे आप जहाँ जहाँ जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा उस तरीके से आप बुक पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर करके पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं इसका ओवरऑल बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ाता है कि मैनेजमेंट जो एक कला है, पीछे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, सबके लक्षण मैनेजमेंट में है। तो प्रिंसिपल्स कहता है कि कुछ नियम कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो कुछ हमारे फिलोसोफर्स हैं उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए गए, कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए गए। तो हमारे सिलेबस में दोस्तों 2 लोगों के प्रिंसिपल हैं। पहला है हमारे पास F.W. टेलर और दूसरा हमारे पास है हेनरी फ्योल। तो अभी हम उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कैसे याद करेंगे? सारे प्रिंसिपल आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद। F.W. टेलर ने हमारे पास 4 क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं और 4 क्या दिए हैं, टेक्निक। और हेनरी फ्योल ने हमारे पास 14 प्रिंसिपल दिए। तो कैसे याद रहेगा? हेनरी फ्योल मतलब 14 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल हैं, 1 by 1 देखेंगे। तो फटाफट आप अपनी मीनिंग पे आइए। अगर आपको मेरे नोट्स से पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं चैप्टर नंबर 2 के नोट्स अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मीनिंग कोशिश कीजिए आप लर्न करने की। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में आप मोस्टली पूछते हैं कि क्या हम इसको अपने आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्या हम बना के लिख सकते हैं, लर्न करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो बिजनेस स्टडीज में भी ऐसे ही रखना है आपको। डेफिनेशन को कोशिश कीजिए लर्न करने की, पॉइंट्स में आप हेडिंग याद कीजिए और अंदर जो मैटर है वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बना के लिख सकते हो। राइट, तो मैंने क्या पढ़ाया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है, एक गाइडलाइन जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे क्या आई थी, गाइडलाइन आई थी, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दिस वाज द गाइडलाइन। तो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट की भी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। उन्हीं को हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। और जिनसे क्या हेल्प मिलती है, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि जब हम कल के दिन कंपनी को चलाएंगे, कल के दिन हम कंपनी के मैनेजर होंगे, तो हम किस तरीके से कंपनी को चलाएंगे। राइट, आइए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद कीजिए, मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, ये बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा। तो आपको ऐसा लगे कितने फीचर याद करूं, कितनी इंपॉर्टेंस याद करूं। तो मैंने कहा था जब आप रिवीजन करो तो एक नोटबुक में ही सारे पॉइंट्स लिख लो। मैनेजमेंट के फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, फिर उसमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, लगेगा आपको 2-3 पॉइंट क्या है कॉमन, तो आपको 5 या 6 पॉइंट याद करने, वो आपको एग्जाम में लिख देंगे। राइट, चलिए, तो पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखिए बुक में जनरल गाइडलाइन है। मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, ये ऐसी गाइडलाइन है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, किसी भी स्कूल में आप जाते हो, हर स्कूल के अपने लॉज होते हैं, हर स्कूल के अपने प्रिंसिपल होते हैं, प्राइवेट स्कूल के अपने नियम होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अपने नियम होते हैं, है ना। किसी के नियम सख्त होते हैं, किसी के नियम लिबरल होते हैं। तो जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है आप अपने हिसाब से उनको फॉलो भी कर सकते हैं और उनको आप टाइम टू टाइम उसको ना फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, आप अपने प्रिंसिपल खुद डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरा फीचर है फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, वहां पढ़ाया था साइंस का फीचर क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिराइव होता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू डिराइव होता है। ठीक है ना। चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा कितनी दूर है, वो मैं और आप नहीं बता सकते, वहां स्टडी करने के लिए नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं।
यानी किसी चीज पे जब रिसर्च होगी तब थ्योरी निकल के आएगी क्या चीज कैसी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कैसे पता चलेंगे, जब आप उस पर काम करोगे, जब उस पर लागू करोगे। आपके फादर को जितना एक्सपीरियंस है आपको नहीं, क्योंकि उन्होंने उन चीज पे प्रैक्टिस करी, उनको नॉलेज है, उन्होंने उस चीज पे बहुत सारा टाइम दिया है। जो आपको नॉलेज है वो आपके यंगर ब्रदर को नहीं है, यंगर सिस्टर को नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं, राइट, ओवरनाइट डिजाइन नहीं होते। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्टीजेंट, और इसको मैं बुक से पढ़ाऊंगा, आपकी बुक में कॉन्टीजेंट का पॉइंट होगा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो कॉन्टीजेंट वाला मेरे साथ साथ पढ़िए अपनी बुक में। इसमें लिखा हुआ देखिए, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कंटीजेंट डिपेंडेंट अपॉन, अंडरलाइन करेंगे मेन वर्ड, dependent upon the prevailing situation at a particular time. The application of principle has to be changed as per requirement. Contingent का मतलब होता है ऐसा नहीं है कोई नियम आपने बना लिया उसको रिजिडली फॉलो करना, जैसा नियम एक बार बनो तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नियम में हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ढील बरतते हैं, उसमें नरमी लाते हैं। जैसे वाले सरकार नोटबंदी लाई तो सख्त रवैया अपनाया, धीरे धीरे सरकार ने लोगों को टाइम बढ़ाया और लोगों को आज़ादी दी। 2000 के नोट बैन होने वाले, तुरंत बैन नहीं हुए, स्ट्रिक्ट रूल है लेकिन लिबर्टी के साथ, ठीक है। जीएसटी लाया गया, बहुत ज़्यादा करप्शन था पुराने सिस्टम में, तो जीएसटी लॉ के आने के बाद क्या हुआ, सिस्टम को इजी किया गया। तो कंटीजेंट का मतलब होता है जिस नियम को हम टाइम टू टाइम समय के हिसाब से क्या कर सकें, चेंज कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बताओ, कंटीजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों फ्लेक्सिबल, नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकूं, ढाल सकूं। ऐसा नियम नहीं बनाना मुझे अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मेरे एम्प्लॉय फॉलो ना कर पाए। याद होगा आपको, मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जब हम ऐसा प्रिंसिपल बना देंगे, जब ऐसे नियम बना देंगे, मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, याद कीजिए, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। तो पर्सनल में मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉयज को आप अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे काम करने के लिए, तो एम्प्लॉय के मन में कभी भी नौकरी छोड़ने का विचार नहीं आएगा, वो आपकी कंपनी में ही रहेगा। इसका मतलब कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से वो क्या है, वाकिफ है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप रूल को फ्लेक्सिबल नहीं करोगे, रिजिड बना दोगे, तो एम्प्लॉय हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपकी कंपनी को छोड़े। नेक्स्ट दोस्तों यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल तभी माना जाता है जब वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब जैसा प्रिंसिपल दिल्ली में वैसा प्रिंसिपल पंजाब में, जैसा प्रिंसिपल जम्मू कश्मीर में, जैसा अरुणाचल प्रदेश में, जैसा इंडिया में वैसा पाकिस्तान में, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो अभी हम पढ़ेंगे फेयोल और टेलर के, उनके प्रिंसिपल आप किसी भी बिजनेस में लगाएंगे आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक और पॉइंट है अभी हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ बुक में पढ़ेंगे आप। बुक में देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दे टेल द मैनेजर्स इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट मे बी इट्स इफेक्ट लाइकली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो क्या मिलेगा। जैसे घर में हमें सिखाया जाता है झूठ बोलना गलत, सही बोलना अच्छी चीज है, और ये बात भी सही है, क्योंकि आप खुद देखोगे एक झूठ बोलने के लिए, एक सच को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा अगर हम सही बात बोल देते तो हमें ज्यादा कहानी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, राइट। इसका मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। इफ देयर इज अ नेगेटिविटी देयर इज सम हिडन नेगेटिविटी, टू मेनी नेगेटिविटी। एक नकारात्मकता के पीछे कई सारी नकारात्मक शक्तियां हैं। इसका मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास होता है। नेक्स्ट दोस्तों बिहेवियरल, बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी पे दबाव डालने के लिए नहीं है, किसी पे फोर्स करने के लिए नहीं है, लोगों के काम करने के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप स्कूल जाते हो आपको टाइम पता है कितने बजे मुझे पहुंचना है, कितने बजे मेरा ब्रेक होगा, कितने बजे मेरे पीरियड होंगे, कितने बजे मेरा स्कूल का ऑफ होगा। यू आर वेल एस्टैब्लिश, यू आर वेल डिसिप्लिन जब आप स्कूल लाइफ में रहते हो। जब आपकी स्कूल लाइफ खत्म होती है, कॉलेज लाइफ शुरू होती है, आप लेट जा सकते हो, कॉलेज बंक भी कर सकते हो, है ना, मतलब उतनी कैजुअल, उतनी सीरियसली हम स्टडी भी नहीं करते, वी बिकम सम कैजुअल नेचर हमारा हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा इनडिसिप्लिन नेचर हमारे अंदर आता है। व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग ऑफिस, फिर हमारे अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन आ जाता है, यानी इनडिसिप्लिन तरीके से आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस लिए बनाए जाते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट को बनाने के लिए, ताकि लोगों के हम एटीट्यूड को चेंज कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड ला सके,
राइट। तो यहाँ तक मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक क्या पढ़ाया मैंने आपको, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे 12 चैप्टर में हमारे पास सिग्निफिकेंस वर्ड जो है सिर्फ इस चैप्टर में यूज हुआ है। तो 90% ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम कि सर सिग्निफिकेंस क्या होता है। फीचर्स आपने पढ़ा होता है, इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा होता है, प्रोसेस आपने पढ़ा होता है, बट ये सर सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसीलिए मैंने नोट्स में लिख दिया है सिग्निफिकेंस स्लैश इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ही इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है, तो अगर आपकी बुक में सिग्निफिकेंस लिखा है तो वहां पे इंपॉर्टेंस लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा टॉपिक आता है। और अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस, पहला देखिए, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप कोई भी चीज हुक एंड क्रुक करते हैं, मतलब कोई भी चीज आपने कोई भी चीज अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है आपको नहीं पता, उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी कोई रैंडम चीज अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, रैंडम होगा, राइट। तो ऐसा ना हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं। तो प्रिंसिपल को भी आपको कैसे अप्लाई करना है, यूजफुल इंसाइट जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमें पता है रियलिटी क्या है, जिसको जान हम पहले ही समझे कि ये प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किया था, उनको ये रिजल्ट आया था, तो हमें भी यही प्रिंसिपल अप्लाई करने। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, इस पॉइंट पे लिखिए, कॉमन पॉइंट आने वाला है, ये आप किसी की इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वहां पे लिखिए बुक में 3M। 3M का मतलब क्या होता है, मैन, मनी, मशीन। तो हमारे पास बिजनेस में 3 रिसोर्स होते हैं जिसका हम बेटर यूज करना चाहते हैं। किसका, मैन मतलब लेबर, मनी मतलब पैसा, और मशीन मतलब एसेट्स, राइट। तो अगर आपको अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो अगर आप करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज का बेटर पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, साइंटिफिक डिसीजन। अगर आप कोई कंपनी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो एक नॉर्मल डिसीजन नहीं होंगे, वो एक साइंटिफिक डिसीजन होंगे कि यस उसको करने के बाद ये रिजल्ट आता है, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। तो याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था आपको, मैनेजमेंट उसको पढ़ाया था मैंने फीचर्स। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर। तो देखिए पॉइंट फिर से आ गया क्या, अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक, तो आपके प्रिंसिपल क्या हेल्प करते हैं, आपके प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा आप उसके हिसाब से अपना प्रिंसिपल बदल दीजिए। 2021 में कोविड आ गया तो स्कूल में प्रिंसिपल चेंज कर दिए गए, प्रिंसिपल रूल चेंज कर दिए गए। ऑनलाइन क्लास होगी, वीक में एक दिन आना है आपको, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मास्क कंपलसरी होगा, डिस्टेंस मेंटेन होगा, है ना। तो ये तरीके क्या है, जैसा एनवायरनमेंट होगा हम अपने प्रिंसिपल को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद कीजिए 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, राइट। तो मैंने आपको बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे भी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहते हैं तो तभी पूरी कर पाएंगे जब आप प्रिंसिपल के थ्रू काम करेंगे, एक नियम के तहत काम करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तभी आप एम्प्लॉय से काम ले सकते हो। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, नोट कीजिए वहाँ पे स्टाफिंग, वहाँ पे लिखिए स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय काम भी करता है और लर्न भी करता है, अर्न भी करता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, पहले आप लर्न कीजिए फिर आप अर्न कीजिए। दिस इज 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट एक बार देख लीजिए कितने पॉइंट है। पहला, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने बताया आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया। अब आप एक बार डिटेल से अपनी बुक से पढ़िए, देन विल प्रोसीड, राइट।
नेक्स्ट दोस्तों, अब आइए आप बुक में फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जहां पे फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग बुक आपके शुरू होती है वहां पे लिख लिए श्योर केस स्टडी। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर 100% केस स्टडी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें 14 क्या है प्रिंसिपल्स हैं किसके, फ्यूल के, 4 प्रिंसिपल किसके हैं, टेलर के, और 4 टेक्निक किसकी है, टेलर की। तो कभी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा 4 टेक्निक बताओ, 4 प्रिंसिपल बताओ, 14 प्रिंसिपल बताओ, वो पहले आता है जब केस स्टडी नहीं आती। अब केस स्टडी आ रही है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल लगाया गया है, ध्यान सुनिए, और कौन सा प्रिंसिपल इसमें वॉयलेट हुआ है गिवन बाय फ्यूल और टेलर। तो इसमें श्योर केस स्टडी आएगी, कौन सी आएगी ये मुझे भी नहीं पता, इसका कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। चलिए, तो हल्का सा बैकग्राउंड आपकी बुक में FW टेलर का होगा, वो आप पढ़ लेना, नॉट सो रेलेवेंट। हल्का से इतना मैं बता देता हूँ आपको, जो FW टेलर थे उनका जन्म तुर्की में हुआ, उनकी जो डेथ हुई 1925 में पेरिस फ्रांस में हुई, और वो एक फ्रांस में मैनेजमेंट एम्प्लॉई थे जिन्होंने प्रिंसिपल बनाया। ये एक टॉप लेवल के एम्प्लॉई थे, इसलिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों वो मैनेजमेंट के लेवल के एम्प्लॉई पे लगते हैं। जब हम टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उनके प्रिंसिपल जो है शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल, मतलब लेबर के ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल लगाया कि कैसे आप लेबर से मैक्सिमम काम करा सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, राइट। इतना बहुत है FW टेलर के जानने के लिए। अब आइए प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट given by Fayol, and let me tell you these principles are general principle। टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक, और इनके प्रिंसिपल कैसे हैं, जनरल। तो जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है जब मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो आप लोग हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, घर में बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, सबको पता है ना, बड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, सबको पता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। पहला प्रिंसिपल देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल आसान है, जब भी कोई काम आए, असाइनमेंट आए, काम को बांट दो, और काम को ऐसे बांटो कि कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट आ सके। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो उस काम को करे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज की अलग टीचर, अकाउंट्स की अलग टीचर, इकोनॉमिक्स की अलग टीचर, राइट। 10th तक जब आप पढ़ते थे तो होता था कुछ टीचर 2 सेट पढ़ा लेते थे, 5th तक क्या होता था 8 ईयर साइंस पढ़ाते थे। यानी जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला गया स्पेशलाइजेशन आती चली जाती है, और काम को कैसे कहता है, फ्यूल के बताए हुए मेथड से किया जाता है, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डन। नेक्स्ट दोस्तों, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे लिखिए ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको, मैंने पहले भी कहा था, आपको 12 चैप्टर एक चैप्टर नजर आएंगे, सारे चैप्टर एक जैसे ही हैं। तो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रैकेट में क्या लिखना, ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, ये जो टॉपिक है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में डिटेल से आएगा। आप समझते हैं व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आपके पेरेंट्स से जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो मेरे पास एक अथॉरिटी है, मैं आपको डांट सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आपको मैं बहुत सारे वर्क दे सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी है। लेकिन अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको वेल टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको संडे बुला रहा हूँ लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड बाय वन गेट वन। मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको, बाय वन गेट वन। अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ये कहता है अगर ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी तो मिसयूज होगा, अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन। इस प्रिंसिपल को मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी बुक में देखिए। डिसिप्लिन in the context of management, discipline means obedience to organization rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization। तो मेन वर्ड अंडरलाइन कीजिए, organizational rules and employment agreement। देखिए क्लास के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे क्लास का प्रिंसिपल है, कोशिश मैं करता हूं कि हम स्लीपर या शूज पहन के क्लास रूम में ना आए, क्लास के बाहर हम रख दें। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव है। क्लास का प्रिंसिपल है कि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बातें ना करें, या आप ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ईटिंग ऑफ कुछ ना करें, जो करना है पहले करें ताकि क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये जो डिसिप्लिन है मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। मैं शूज पहन के आता हूँ, आप नहीं आते, ये गलत है। कहीं भी ऐसा होता है तो ये गलत है ना। मैनेजमेंट का टाइम लंच टाइम 2 बजे है,
लेबर का टाइम 4 बजे, ये गलत है। लेबर का टाइम भी सेम होना चाहिए, मैनेजमेंट टाइम भी सेम होना चाहिए। अब ये पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। मैनेजमेंट सोचता है लेबर कुछ नहीं करता, हम कंपनी को चला रहे हैं। लेबर सोचती है लोग हवा में बैठे रहते हैं, एसी में कुछ नहीं करते, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, कंपनी की ग्रोथ में सबका इक्वल क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। इस भावना के लिए डिसिप्लिन प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। दो प्रिंसिपल एक साथ पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, इसको बोला जाता है वन बॉस वन हेड। अंडरलाइन करेंगे, वन बॉस वन हेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन एंड ओनली वन बॉस और सुपीरियर। अब आप खुद देखिए ना, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, वो क्या करते हैं, अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन करेंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा, फिर कहीं और ज्वाइन करेंगे, फिर कहीं और ज्वाइन करेंगे, और पूरे साल वो लोग क्या करते हैं, टीचर को टेस्ट करते हैं। अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे कि मैं कितना कैपेबल हूं, मुझे कहां समझ में आ रहा है, ये नहीं, टीचर को टेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या होगा, सीबीएसई उनको नंबर देगी टेस्ट के लायक, राइट। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों, वन बॉस वन हेड। आप पहले ये चूज करो मुझे किससे सीखना है, मुझे किसकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे किससे काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयर को सोचना चाहिए, मालिक को, कि एक एम्प्लॉय को लिए एक बॉस ही रखा जाए। मल्टीपल बॉस से अगर आप काम कराएंगे तो एम्प्लॉय गेट कंफ्यूज हो जाएगा और काम बढ़िया नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका नाम है वन बॉस वन प्लान। क्या कहता है प्रिंसिपल, देखिए, all the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort। सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे सेंटर का बेस्ट रिजल्ट आए। आपका उद्देश्य क्या है, मेरा बेस्ट रिजल्ट आए। तो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है ना, सेम ही होना चाहिए, तभी दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कमाना, मेरे पास खूब बच्चे आए, सेंटर मेरा फुल हो जाए, ऑनलाइन मेरी खूब क्लासेस हो, मुझे कोई मतलब नहीं किसके कितने नंबर आए। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, सर कहीं भी पढ़ाएं, सर किस तरीके से पढ़ाएं, लेकिन मेरे नंबर आने चाहिए। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्फ्लिक्टेड, तो हमारा बोथ का कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है और दोनों के लिए गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेम होगा जब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और इसको लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें नाम से पता नहीं चल रहा इसके अंदर क्या लिखा हुआ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, नाम से आप बना के लिख पाओगे अगर पेपर में आ गया तो, बट इसके अंदर क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। नितिन कहता है मैं सुबह क्लास नहीं लूंगा, मैं शाम को आऊंगा। राहुल कहता है मैं दोपहर घूमने जा रहा हूँ। एक और कहता है मैं शाम को घूमने जा रहा हूँ। एक कहता है मेरे पापा का बर्थडे, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है तो टीचर की बात को माना जाएगा, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। स्कूल जो चला रहा है वो प्रिंसिपल बनाएगा। बच्चे अगर प्रिंसिपल बनाएंगे तो कितने प्रिंसिपल बन जाएंगे, जितने बच्चे स्कूल में हैं। तो फॉलो कौन सा करना है, राइट। तो जब कभी एम्प्लॉइज और किसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य में, तो हमेशा किसका उद्देश्य पहले माना जाएगा, कंपनी का क्या उद्देश्य है। मैं जॉब करता हूं, मुझे 10-10 बजे छोड़ती है कंपनी, कभी कभी 11 बज जाते हैं। इसका मतलब कंपनी में काम है, कंपनी में काम ज्यादा है तो आपका फायदा है, सैलरी आपकी बढ़ेगी, कंपनी ग्रो कर रही है। आप कंपनी से 5 बजे आए तो मतलब कंपनी के पास कोई काम ही नहीं, कंपनी के पास क्लाइंट बेस नहीं है। कंपनी के हित में आपका हित छुपा हुआ है, ये मान के चलना है। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट लिखिए, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें लिखा हुआ है जस्ट एंड इक्विटेबल। इसमें क्या लिखा है देखिए दोस्तों, हमें हर एम्प्लॉय को इतनी तनख्वाह देनी है जिससे उसका शोषण ना हो, जिससे उसको लगे कि यस जितने लिए मैं सक्षम हूं मुझे उतनी तनख्वाह दी जाती है। यही सबसे बड़ा रीजन है, इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करने का रीजन है कि एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में टिकता नहीं है। मेरी ही जॉब अगर लग जाए और मैं 2 साल से वहां काम करूं, मेरी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए, काम मुझसे ज्यादा करवाया जाए, तो आई विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। और यही रीजन है हर कंपनी का टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो एम्प्लॉय छोड़े ना कंपनी, एम्प्लॉय वहां काम करे, इसलिए प्रिंसिपल बनाया गया। क्या नाम है इसका, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं क्या, जस्ट एंड इक्विटेबल।
एक प्रिंसिपल और देखते हैं, फिर आप यहाँ तक पहले बुक से पढ़ेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लिखा हुआ देखिए, इसके ब्रैकेट में लिखिए ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक अथॉरिटी जो सबको सुपरवाइज करेगी, क्या करना है कैसे करना है वो गाइड करेगी। तो जब कंपनी छोटी है, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, जब स्कूल छोटा है, ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो काम कैसे होता है, सेंट्रलाइज तरीके से। एक पर्सन होगा, सबको गाइड करेगा, सबको ऑर्डर देगा और अपने पास सारी कमांड रखेगा। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, सबको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम क्या कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज द वे ऑफ कंडक्टिंग द टास्क। तो दिस इज 8। यहां तक हमने 8 प्रिंसिपल फ्लोर के पढ़े। अब आप यहां तक पहले बुक से डिटेल से पढ़िए, देन विल कंटिन्यू, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों आता है हमारे पास स्केलर चेन। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपकी बुक में एक डायग्राम होगा, उसको आप देखेंगे और कोशिश करेंगे उस डायग्राम को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इसमें केस स्टडी आ सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्केलर चेन क्या है। देखिए स्केलर चेन है एक कम्युनिकेशन करने के बारे में प्रिंसिपल बनाया गया है कि कम्युनिकेशन किसे करना है, कब करना है और हमारी अथॉरिटी क्या होगी, उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन किसी कम्युनिकेट करेगा तो रिपोर्टिंग का जो तरीका होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरी लोकेलिटी में जहां मैं रहता हूं वहां गंदगी है, वहां सफाई नहीं है, वहां कुछ समस्या है, तो मुझे अधिकार दिया गया है कि जो मेरे निगम पार्षद होंगे, जो हमारे काउंसलर होंगे, उनके पास जाके मैं उस एरिया की शिकायत कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मुझे शिकायत है, दिल्ली में मुझे समस्या है, दिल्ली में पोल्यूशन है, उसकी शिकायत के लिए बोला गया है कि आप सीएम चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत कर सकते हैं, आपके पास पावर है। लेकिन भारत संबंधी मुझे भ्रष्टाचार की दिक्कत है, भ्रष्टाचार सरकारी कंपनियों में दिक्कत है, तो आप प्रधानमंत्री के कस्टमर केयर में आप वहां शिकायत कर सकते हैं। इसका मतलब अथॉरिटी अलग अलग है, पावर अलग अलग है। इसलिए प्रिंसिपल क्या बनाया गया है, स्केलर चेन बनाया गया है। स्केलर चेन हमारे लिए क्या कहता है, कम्युनिकेट करने के लिए प्रिंसिपल बनाया गया है। तो इसका मैंने आपको क्या बताया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया है स्केलर चेन। लेकिन कभी कभी इस प्रिंसिपल की वजह से हमारा एक अर्जेंट वर्क, इमरजेंसी का वर्क रुक जाता है, जिससे हमारा काम खराब हो जाता है, जिससे हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया अर्जेंसी ऐसी होती है, इमरजेंसी ऐसी होती है कि हमें कम्युनिकेट किससे करना है, हमें ये ध्यान नहीं रहता, हमें तुरंत देना है, सर आग लग चुकी है, सर हमारे एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया, सर मीडिया ने हमारे खिलाफ गलत बोल दिया, सर पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। तो ये ऐसे कम्युनिकेशन है, ऐसे मैसेज है जिसको हमें तुरंत बताना है, वरना क्या हो सकता है, हमारी कंपनी का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए क्या फॉलो करना होता है हमें, गैंग प्लान। तो वहां पे एक हेडिंग होगी गैंग प्लान, राइट। इसमें आप एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम इसको आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब ये हम प्रिंसिपल क्या कहता है, हर एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, लेकिन एम्प्लॉय में जब कंपनी में काम करता है तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप मेरे पास पढ़ने आए हो, आप सब मुझसे पढ़ने आए हो, आप सब मुझसे एक उम्मीद लेके आए हो कि सर हम आपके पास पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है और आपका पास रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका मतलब अब आप मुझसे ये उम्मीद मत करो कि 2 क्लास बाद ही आपका एग्जाम जो होगा उसमें आप 100 मार्क्स ले आओगे, नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है एम्प्लॉई को मिनिमम टाइम दो, परफॉर्मेंस करने का उसको टाइम दो, वो परफॉर्मेंस करेगा, तुरंत उससे एक्सपेक्ट मत करो कि रिजल्ट अच्छा करेगा, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हर चीज हर जगह नहीं होनी चाहिए, जिसका जो सूटेबल जगह है वही होनी चाहिए। जैसे जब मैं क्लासरूम में आता हूं तो वाटर बॉटल कहाँ होनी चाहिए, राइट, मार्कर कहाँ होने चाहिए, चेयर्स कहाँ होनी चाहिए, हर चीज का एक प्लेस है। अगर ऑर्डर प्रिंसिपल वॉलेट होता है तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेबर टाइम पास करेगी और मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा कि काम हो रहा है, बट एक्चुअल में काम कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी, और बड़ा जनरल प्रिंसिपल है। कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। काले गोरे का, हिंदू मुस्लिम का, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल नहीं है। इससे हमारी कंपनी का नुकसान होता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है
इतनी आज़ादी कम से कम एम्प्लॉय को दो कि वो पहला कदम अपने आप ले सके, उसको हर चीज़ के लिए पूछना ना पड़े कि मैं पहले से पूछ रहा क्या कहेंगे। इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू टेक द स्टेप इटसेल्फ, राइट, हमें बोलना ना पड़े, राइट। इफ बॉस, मान लीजिए बॉस लेट आता है ऑफिस में, तो क्या एम्प्लॉय वेट करेगा कि जब सर आएंगे मुझे बताएंगे मैं क्या करूंगा? ये आपकी जिम्मेदारी, जो टास्क आपको दिया उसको शुरू कीजिए, राइट, इनिशिएटिव। लास्ट प्रिंसिपल दोस्तों, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है ये? लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी सबको पता है एकता में बल है। हम कंपनी में भी हमें कैसे काम करना है कि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, हम किसी का भेदभाव नहीं करते, मैनेजमेंट और लेबर सब एक साथ है, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाए, राइट। तो इन सबको आराम से पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको बताया 100% श्योर की स्टडी यहाँ से आनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, याद कीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर उसका फीचर्स, फिर उसका सिग्निफिकेंस और 14 प्रिंसिपल। अब इसमें क्या बचा है? टेलर के प्रिंसिपल, टेलर की टेक्निक और FW टेलर और हेनरी फ्यूल के बीच में डिफरेंस। इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक इतना ही, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। अभी तक हमने देखा फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स, अब हम लोग शुरू करेंगे टेलर के प्रिंसिपल, ठीक है। FW टेलर ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने हमें टेक्निक नहीं दी है। और अब हम देखेंगे टेलर की टेक्निक के बारे में हम लोग देखेंगे। उन्होंने हमें 4 टेक्निक दी हैं और 4 प्रिंसिपल दिए, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉर्मली, राइट। अब हम देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन से होते हैं। तो देखिए नोट्स पे क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way। साइंस कहती है कि सिर्फ काम कराने से रिजल्ट नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दिया है, टास्क दिया है, क्या वो उसी काम को उसी तरीके से कर रहे हैं और क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, क्या जो आपने उनको इनपुट आउटपुट बताया है उनको वही रिजल्ट मिलेगा या नहीं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो इस डेफिनेशन को FW टेलर ने ही लिखा है। अगर डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। 4 प्रिंसिपल हम याद करेंगे, मैंने इसका कोड क्या बनाया है, नॉट 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 डेवलपमेंट। कैसे याद करेंगे, नॉट 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 डेवलपमेंट। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, पहले मैं इसको रीड कराता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। टेलर बिलीव दैट there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. The method developed should substitute rule of thumb, underline करेंगे, rule of thumb, trial and error approach throughout the organization। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसको अपने माइंड से करते हो, आपको रिजल्ट अच्छा भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर बाई चांस आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो आप क्या मान लेते हो कि यही बेस्ट तरीका है और हर बार मैं इस तरीके से काम करूंगा, जो कि गलत है। तो टेलर क्या कहते हैं, अगर आप हर काम को एरर और ट्रायल मेथड से करोगे तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, कभी अच्छा रिजल्ट कभी नेगेटिव रिजल्ट। तो बेटर क्या है, एक टेक्निक बना लो, एक तरीका बना लो कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, तो उस बार फिर आपको हमेशा रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। जैसे अगर आप नाइट स्टडी स्टूडेंट हो तो आप दुनिया की मारो गोली, आप नाइट में स्टडी करो, दिन में सो। लेकिन अगर आपको लगता है आप अर्ली बर्ड हो, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो, तो आप रात में स्टडी बिल्कुल मत करो, डू नॉट कॉपी एनीवन। तो हमें अपना एक क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, एक साइंटिफिक तरीका बनाना है कि मेरा एफिशिएंसी, मेरा आउटपुट इस तरीके से। कभी आप दिन में पढ़ रहे हो, कभी रात में पढ़ रहे हो, कभी दोपहर में पढ़ रहे हो, दूसरे कहने पे टाइम टेबल बना रहे हो, जो आपकी बॉडी आपके माइंड के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो रूल ऑफ थंब है। उस रूल ऑफ थंब को हमें रिमूव करना है, हमें एक साइंटिफिक तरीका डेवलप करना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो हमें क्या करना है, साइंस को फॉलो करना है, नॉट रूल ऑफ थंब, पहला प्रिंसिपल। नेक्स्ट दोस्तों आओ, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। सॉरी, पहला नॉट जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा नॉट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तीसरा नॉट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और फोर्थ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, राइट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी एक प्रिंसिपल था, लेकिन अब वो बुक से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए नोट्स पे, टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द
worker. To achieve this, Taylor advocate a complete mental revolution, that is change in attitude of worker and management towards one another for competition to cooperation. Both should realize that they require one another. अब देखिए, स्कूल है क्यों? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स हैं, टीचर है क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। जैसे स्टूडेंट टीचर अगर दोनों होंगे तभी एक स्कूल रन कर पाएगा। अगर टीचर ये सोचता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, बच्चे आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार बताओ, जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो शिक्षा को कौन मतलब प्रमोट करेगा? तो यानी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर नेसेसरी। इस तरीके से कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर ये ना सोचे कि हम कंपनी को मैनेज करते हैं, हम ही कंपनी को चलाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरीके से हम क्या सोच रहे हैं, वर्कर ये ना सोचे कि हम पूरी दिन मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए कंपनी चल रही है। मैनेजर सिर्फ बैठ के पैसा लेता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है टेलर ने, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है आपको मिलजुल के काम करना है, एक दूसरे के कॉपरेशन से काम करना है, एक दूसरे की वैल्यू को समझना है। ठीक है, आप लोग बैठे हो तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे फीस पे कर रहे हो तभी तो मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, और क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी आप मेरे पास पढ़ रहे हैं। यानी ट्यूटर्स आपके लिए, आप पे डिपेंड है और आप ट्यूटर्स पे डिपेंड है। तो वी बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर इंपॉर्टेंस। ये प्रिंसिपल है, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। क्लियर है दोस्तों? राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मिलजुल के काम करना है, आपको पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से काम नहीं करना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए क्या कहते हैं, according to this principle there should be a complete cooperation between labor and management instead of individualism or competition. This principle is an extension of, underline, this principle is extension of what? Harmony not discard। यानी जहां प्रिंसिपल पिछला कहता है मिलके काम करो, उसी का ये प्रिंसिपल क्या एक्सटेंशन है? कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Manager should reward the employee for their suggestion which result in substantial reduction in cost। मतलब अगर आप लेबर को प्रमोट करोगे, मैनेजर क्या करेगा? हर एम्प्लॉय को प्रमोट करेगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग में बिठाएगा, तो कंपनी जरूर ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि वोटिंग जब आप कंपनी की हो, फैसले लिए जाए तो आप वर्कर को इग्नोर करो। क्या पता उसे भी कंपनी के कोई अच्छे डिसीजन के बारे में पता हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई डिसीजन लेना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सर मुझे क्या शिफ्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या मुझे नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए। तो मेरा एक अच्छा मैनेजर होने का ये आइडिया है कि मैं आपसे भी क्या लूँ? ग्रीवेंस लूँ, आपसे भी क्या लूँ? सजेशंस लूँ। तो वी शुड इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजन, तब इस इंस्टीट्यूट का ग्रोथ होगा। राइट। ऐसी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए? लेबर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी कंपनी के बेनिफिट को समझ सके और उनके अंदर ये फीलिंग आए कि यस वी आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है कौन? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एवरी इंडिविजुअल को ऐसे मौके देने हैं, ऐसे उसकी अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसका डेवलपमेंट हो पाए। जैसे मान लीजिए एक स्कूल होता है, स्कूल में शिक्षा तो देनी ही देनी है, बस बच्चे का विकास भी करना। अगर किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है ना, उसका स्टेज परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है, उसका पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हमें उसको ऐसे प्लेटफॉर्म देने चाहिए जिसका उसका क्या हो जाए? ग्रोथ हो। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं इस प्रिंसिपल की, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू टेलर to increase efficiency each person should be scientifically selected। किसका क्या टैलेंट है? साइंटिफिकली सेलेक्टेड, एंड द वर्क असाइंड शुड सूट फॉर हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो हमें उसको प्रैक्टिकल के चांसेस ज़्यादा देने चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। अगर किसी बच्चे का थ्योरेटिकल ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उसे थ्योरी में स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वी शुड प्रोवाइड इन स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, जिससे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। इसी तरीके से हमें कंपनी में एम्प्लॉय के बारे में सोचना है। अच्छा आगे, दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू लर्न द बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब, और उसमें उसको वो चीज़ सिखानी जिसमें वो अपने आप को इन्हांस कर सके। इसलिए स्कूल में आपने देखा होगा स्टेट लेवल के कंपटीशन, जोनल लेवल के कंपटीशन, स्कूल लेवल के कंपटीशन कराए जाते ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। राइट, तो दिस इज द प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये सब बुक में नहीं है, लेकिन जिस बुक में होगा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि फोर्थ प्रिंसिपल पर ही फोकस करना है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट क्या कहता है, देखिए, कंटिन्यूअस इंक्रीज
in production and productivity is another basic principle of scientific management. The aim of both worker and management should increase and maximize output. हमें लिमिटेड क्वांटिटी पे काम नहीं करना, हमें मैक्सिमम क्वांटिटी पे काम करना है, मास लेवल की बात करनी है, मास लेवल के प्रोडक्शन की बात करनी है। जब भी हमारे सामने प्रोडक्शन की बात आएगी, परफॉर्मेंस की बात आएगी, तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लार्ज लेवल। जैसे मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में हमें कोशिश करनी है कि हमें अगर हमें टीचिंग ही करनी है तो वी शुड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टूडेंट सर्विस, हमें मैक्सिमम बच्चों क्या देनी है, बेटर सर्विस देनी है, तभी हमारे पास क्या हो पाएगा, फोकस हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउट। जैसे मान लीजिए नोकिया जब मोबाइल बनाता था तो नोकिया ने बहुत सारे वेरिएबल निकाले थे, बहुत सारे मॉडल पे काम करता था, किसी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, कहता जब मेरे पास प्रोडक्शन टीम है, मेरे पास हब है, तो मैं इतने मॉडल बनाऊंगा, कस्टमर जरूर कुछ ना कुछ उसको लेने का मन करेगा। सैमसंग के मॉडल देखिए, तो आजकल हर कंपनी क्या कर रही है, वेरिएंट्स पे काम कर रही है, हर कस्टमर फोकस कर रही है, हर लेवल कस्टमर के टारगेट कर रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे हमने टेलर के सारे क्या कवर कर लिए, मेथड्स, राइट। अब उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया, अब हम टेलर की टेक्निक करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और चारों प्रिंसिपल को आराम से पढ़िए, फिर हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे टेलर की साइंटिफिक टेक्निक। अभी जो आपने देखा था वो देखा था टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अब हम क्या देखेंगे, टेलर के साइंटिफिक टेक्निक देखेंगे और यहाँ से श्योर केस स्टडी आएगी। जैसा मैंने अभी तक बताया था, फ्यूल के प्रिंसिपल से केस स्टडी आती है, और या फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं टेलर की साइंटिफिक टेक्निक से। तो पहला देखिए, और इसका डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम बुक में देखिए, और डायग्राम आपको बना के आना है अगर ये वाला आपसे टेक्निक पूछा गया तो, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है, देखिए पहले मैं इसको रीड करा रहा हूँ और आप डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। पहली बात तो ये डिवीजन ऑफ वर्क ही है। मैं आपको बता दूं, जो हमने फ्यूल का पहला प्रिंसिपल पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, टेलर भी वही बात कह रहे हैं, बट क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं इसलिए इनकी साइंटिफिक टेक्निक माना जाता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप पहले आपको एग्जाम में लिख के आना है, दिस इज लाइक डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए क्या कहते हैं टेलर्स के बारे में, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। अब यहाँ पे दोबारा याद कीजिए आप, मैंने आपको कहा था टेलर के जो प्रिंसिपल है वो शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल पे अप्लाई है, मतलब उन्होंने वर्कर पे फोकस किया है, और जो फ्यूल के प्रिंसिपल थे वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय पे फोकस किया गया, राइट। तो इनका जो एम है किसका, टेलर का, वो है प्रोडक्शन, वो है मशीनरी का, इक्विपमेंट का सही तरीके से उपयोग। इसीलिए टेलर क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। कैसे प्रोडक्शन होगी, उसके लिए उन्होंने क्या बनाए हुए, टेलर ने टेक्निक बनाई हुई है। तो पहला मैंने आपको बताया ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, और ये किस पे एप्लीकेबल है, शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल। ईदर वर्कर विल हैव टू बी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड। अब यहाँ पे हम डायग्राम में जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम फोकस कीजिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे दो टीम है हमारे पास। डायग्राम में देखिए, सबसे पहले डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या है देखिए, फैक्ट्री मैनेजर, उसने दो टीम अपने अंदर ली, कौन कौन सी बताओ, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। और प्लानिंग ऑफिसर ने 4 लोगों को अपॉइंट किया, कौन कौन से 4 लोग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरी। और प्रोडक्शन ऑफिसर ने कितने एम्प्लॉय को हायर किया, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और इन सब ने मिलकर किसको काम करवाया, वर्कर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो हम डायग्राम और डेफिनेशन फिनिश कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केस स्टडी में कंक्लूड करने को बोलता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा, तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, कौन क्या काम करेगा, यानी कौन सा पर्सन किस काम के लिए है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब बताएगा किसको कौन सा काम करना है। रूट क्लर्क क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा रूट ऑफ प्रोडक्शन, किस टाइम पे कौन सा काम होगा, कितने लेवल पे मशीनरी काम करेगी, ये वो रूट डिफाइन करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्या करेगा, कॉस्ट शीट बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा, राइट, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करवाएगा। डिसिप्लिन, नाम से पता चल रहा है डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वो इंश्योर करेगा क्या कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं। उसके बाद जो 4 एम्प्लॉय है सेकंड लेवल के जो प्रोडक्शन के अंदर हैं, वो क्या मेंटेन करेंगे। स्पीड बॉस क्या करेगा, हर काम टाइम से हो, स्पीड से हो, किस तरीके से लेजीनेस ना हो। गैंग बॉस क्या करेगा, देखिए, कीपिंग मशीन टूल्स रेडी, जब भी वर्कर जाएं काम पे तो ऐसा ना हो खाली बैठे, उनको ऐसा ना हो कि मशीन रेडी नहीं, इसलिए वो क्या करवाएंगे, कीपिंग मशीन टूल्स रेडी। रिपेयर बॉस क्या कराएगा, देखिए, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। एंड इंस्पेक्टर क्या करवाएगा, इंस्पेक्ट करेगा कि जिस तरीके से मैंने एम्प्लॉय को बोला था क्या उस तरीके से आउटपुट बन के आ रहा है, क्या वही मेरा रिजल्ट बन के आ रहा है।
हर आउटपुट को हम चेक करवाएंगे, क्वालिटी इंश्योर करवाएंगे, ये इसका काम है। तो अगर मैंने बताया अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग, डायग्राम और जो चार जो वर्कर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसके बारे में आपको समझाना, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो जिसमें एक्सपर्ट है उससे वही काम करवाया जाए, यही एक टेलर की साइंटिफिक टेक्निक। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप इस प्रिंसिपल को बुक से आराम से पढ़ें, तब हम नेक्स्ट टेक्निक पे चलेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आ गई। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। क्या है देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हर एक्टिविटी का, राइट। और उसको क्या करा रहे हैं हम लोग, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड एंड वर्किंग कंडीशन, हर चीज का क्या सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास क्या होगा, हर चीज का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोसेस का, टास्क का, हर चीज का। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब, सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। अब ध्यान समझिए, हर चीज का पहले क्या बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, पढ़ने का स्टैंडर्ड, राइट, स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड, हर चीज का हमें क्या बनाए, स्टैंडर्ड, ताकि लोग उसको फॉलो करें, ताकि लोग उससे सीखें। और उस प्रोसेस को इतना सिंपल बनाओ कि जिसके लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो उसको पूरा कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया आपका टाइम टेबल, सर मैं लेट नाइट स्टडी ही कर सकता हूँ, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता। कौन कह रहा है आप 5 बजे उठो, मेरा स्टैंडर्ड है आई कैन ओनली स्टडी लेट नाइट, और मैं 3 बजे 4 बजे रात तक पढ़ सकता हूँ, और मेरी एफिशिएंसी है, मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ सकता, और जो मैं रात में पढ़ता हूँ मुझे रिटेन रहता है, मैं एग्जाम में टेस्ट दे सकता हूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड है ना। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, उस प्रोसेस में आपको सिंप्लिसिटी रखनी है, गैप कैसे रखना है, ठीक है ना, उस टाइम में आपको कैसे रिवीजन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितनी बार रिवीजन करनी है। तो हर प्रोसेस कैसा होना चाहिए, पहली बात स्टैंडर्ड, और दूसरा उस स्टैंडर्ड में क्या होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। तो कंपनी के लिए बोला गया है आप प्रोडक्ट कौन सा बनाते हो, स्टैंडर्ड बनाओ, अच्छा बनाओ, डिफरेंट बनाओ, और जो आपका प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं आपने कोई मोबाइल बनाया, सारे वैरायटी के मोबाइल पहले ही बार में लॉन्च कर दिए, नहीं, पहले मार्केट में शेयर बनाओ, पहले आप लोगों को बताओ कि हम इस मार्केट में आ चुके हैं और हम ये देने जा रहे हैं, ताकि लोग आपको जाने, फिर उसमें हल्की हल्की वैरायटी जोड़ो, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाइड, पहले जब आया था टाइड वॉशिंग पाउडर, उसने प्रोडक्ट निकाला 500 ग्राम का, कि 500 ग्राम का डिटर्जेंट हम दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कस्टमर जो है ना महंगा ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना चाहता, उसने फिर क्वांटिटी 250 ग्राम की बनाई, फिर उसने 100 ग्राम की बनाई, अब 1-2 रुपए के पाउच में भी टाइड, सर्फ एक्सेल या मतलब लोग कंपनियां देने लगे। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। पहले हमने क्या दिखाया, हम स्टैंडर्ड है, वॉशिंग मशीन मतलब हमारे पास वॉशिंग के लिए पाउडर हम जो क्वालिटी दे रहे हैं वो बेस्ट है, फिर हम क्या दे रहे हैं, उसमें डाइवर्सिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सर्विस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, और वो कैसा होना चाहिए, सिंपल। तो ये सेकंड टेक्निक हमारी हुई, जिसका नाम क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ से हमारी स्टडी शुरू होती है, देखिए इसे हम बोलते हैं दोस्तों, राइट, वर्क स्टडी। ये सारी हमारी अंडर इसके अंदर है कि वर्क स्टडी के अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे। वर्क स्टडी के अंदर यहाँ पे इसमें से एक कोई भी कंफ्यूजन कर सकता है आपको, तो यहाँ पे केस स्टडी आप लिख लीजिए। वर्क स्टडी में किसी एक के ऊपर पूछा जा सकता है। तो पहली स्टडी पे ध्यान देते हैं, मेथड स्टडी। तो मैंने नोट्स में ब्रैकेट में लिखा है 1 बेस्ट मेथड। तो टेलर क्या कहते हैं, हर काम को करने कई तरीके हो सकते हैं, आपको कौन से मेथड से करना है आपको चूज करना है, आपके लिए कौन सूटेबल है आपको चूज करना है। एक जो मेथड आप चूज करो उसको यूनिवर्सली क्या बना लो, सेम बना लो, और उससे रिजल्ट आपको खुद देखना है कि ये हमें अचीव होता है या नहीं। तो इसको मैंने क्या बताया आपको, मेथड कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। मेथड कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जो मेरे लिए क्या है, सूटेबल है। तो यही यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक आ गई। देखिए मेरे नोट्स में क्या लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ कार, द असेंबली, द प्रोडक्शन लाइन नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा फॉर दिस पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। कार कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, उसका आउटलुक कैसा होगा, उसका इंजन हम कैसा होगा, कहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, ये मेरा क्या है, मेथड है। मैं कौन सा पार्ट लगाऊंगा, कहाँ से उसको लूंगा, ये मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। ये मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, जो मेरी सारी सर्विस में सेम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टडी देखिए, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है, 2 प्रकार के हमारे पास मोशन होते हैं।
while we are working we are efficient or we are not efficient. जैसे हम जब पढ़ते हैं, जब when we start our study, तो कभी कभी ऐसा होता है, दो तरीके से स्टडी होती है। जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फोकस होता है, धीरे 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 दिमाग प्रोडक्टिवनेस बंद हो जाती है। जिस किसी का प्रोडक्टिविटी 1 घंटा है, किसी का 45 मिनट है, किसी का 2 घंटे, यानी कंसिस्टेंसी अपने आप ब्रेक हो जाती है। और किसी किसी स्टूडेंट का साथ उल्टा होता है, क्या धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। जैसे 15 मिनट बैठे, अब दिमाग लगा, फिर आधे घंटे में अब दिमाग लगा, 1 घंटे बाद अब दिमाग लगा, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी हमें देखनी है कि हमारी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। जहां डिक्रीज होती है तो टेलर कहते हैं वहां पे आपको ब्रेक लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमें मोशन में प्रोडक्टिवनेस को बढ़ानी है, हमें इनएफिशिएंसी को डिक्रीज करना है। तो जब आपको लगे किस टाइम में आप ज्यादा एफिशिएंट हो, वो मेथड आपको चूज करना है, वो मोशन को आपको बढ़ाना है, राइट। तो यहाँ पे टेलर कहते हैं इन रीसेंट टाइम वीडियोग्राफी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन प्रोडक्टिव इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब जैसे वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर को हम 8 घंटे 10 घंटे उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है सही कर रहा है। इसलिए उसके मोशन को चेक करने के लिए, उसकी गतिविधि को चेक करने के लिए हम कैमरा लगा सकते हैं, हम एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं 10 वर्कर में, ताकि वो वर्कर को देखे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसने कितने पीस कब बनाए, कितने पीस नहीं बनाए, उसने कल 10 पीस बनाए आज 5 क्यों बनाए, तो पता चल जाएगा उसकी एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता क्या करना है स्टडी में, अनप्रोडक्टिव मोशंस का पता करना है और उसको डिक्रीज करवाना है। नेक्स्ट देखिए टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है हर काम टाइमली होना चाहिए, इसलिए टेलर कहते हैं वी शुड हैव अ स्टॉप वॉच। हर चीज टाइम से होना चाहिए, मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे वहाँ रहना है, मेरा कितना सेशन है, मुझे क्या डिलीवर करना है, मुझे कितनी स्पीड डिलीवर करना है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे के एग्जाम में आप अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो एग्जाम पेपर छूट जाएगा, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम होती है एग्जाम छूटने की, क्वेश्चन ना होने की, एक क्वेश्चन में पीछे पड़ जाने की, तो ये हमारी तब होती है जब हम प्रॉपर टाइम स्टडी नहीं करते। तो टेलर ने कहा है टाइम स्टडी कीजिए और वी शुड हैव अ स्टॉप वॉच सो दैट वी कैन चेक आवर एफिशिएंसी स्पीड। नेक्स्ट दोस्तों फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है अध्ययन, किस चीज का अध्ययन, थकान। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जब क्लास लेते हैं तो हमारी क्लास में ना चाहते हुए ब्रेक लेना पड़ता है ना, ना चाहते हुए हमारी क्लास में जोक हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। क्यों? कंसिस्टेंटली आई कैन नॉट टीच एंड कंसिस्टेंटली यू ऑल कैन नॉट फोकस। तो वी शुड अलाउ व्हाट, फटीग स्टडी। पता होनी चाहिए वर्कर कब थक रहा है। जैसे मोशन में हमने पता लगाया कहाँ पे उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, जहां डिक्रीज हो रही है टेलर क्या कहते हैं, ब्रेक दो उसको। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ही होनी है। जैसे ऑफिस में हम जाते हैं, टी ब्रेक होता है, ठीक है ना, लंच ब्रेक होता है, इवनिंग ब्रेक होता है ना, वीकेंड में कभी कभी कंपनी घुमाने ले आती है ना, या किसी फेस्टिवल सीजन में वो आपको बोलती है आप पिकनिक पे जा सकते हैं, कंपनी आपका खर्चा बियर करेगी ताकि हमारा मूड फ्रेश हो, एफिशिएंसी बढ़े और हम दोबारा से कंपनी में प्रोडक्टिव तरीके से काम करें। ये क्या है हमारी फटीग स्टडी। जहां एम्प्लॉय थके, वर्कर थके, उसको क्या दो, ब्रेक दो, उसको प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाने का, राइट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टडी खत्म होती है, सारी बताओ, मेथड स्टडी सारी खत्म होती है। वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में हमने कितनी चीजें पढ़ी बताओ, सबसे पहले मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग स्टडी, राइट। लास्ट हम देखते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। याद कीजिए फ्योल का प्रिंसिपल। फ्योल ने कहा था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, वहां पे उसने बोला था जस्ट एन इक्विटेबल वर्ड बोला था, हर एम्प्लॉय को इतनी तनख्वाह देनी है ताकि उसका ग्रोथ हो पाए, उसका गुजारा हो पाए, जस्ट एन इक्विटेबल, भेदभाव नहीं करना। लेकिन टेलर कहते हैं ये आज के जमाने में सूट नहीं करता। आपको देखना पड़ेगा कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा टाइम पास है, कौन सा कंपनी के लिए काम कर रहा है, कौन अपने लिए काम कर रहा है। तो आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो, इंसेंटिव बेसिस पे। इसलिए कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां सैलरी फिक्स करती हैं, फिर इंसेंटिव, फिर क्या करती है बोनस, फिर क्या करती हैं आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने की बातें करती हैं, ताकि उसको पता ये चले, एम्प्लॉय के दिमाग में ये जाए कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे और मुझे कंपनी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इसलिए डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम में एम्प्लॉय को बोला जाता है कि एम्प्लॉय को आप बोनस दो, इंसेंटिव दो, कमीशन दो, ताकि कंपनी की ग्रोथ में वो जुड़ पाए। वरना क्या होगा, लेजीनेस। सैलरी तो मिल ही रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी तो मिल ही रही है, चाहे कंपनी लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं। कितनी सारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां बंद हो गई, लॉस में जा रही है, बीएसएनएल, एम्प्लॉय कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं, क्योंकि उनके पास ये वाला प्लान नहीं है, ये टेक्निक वहां फॉलो नहीं हो रही। अगर बीएसएनएल अभी अनाउंस करवा दे क्या, जो ज्यादा अपने सेक्टर में सेल करेगा, ज्यादा अपने हमारे सर्वर को प्रमोट करेगा, सैलरी उनकी बढ़ेगी, अभी अपने आप कंपनी ग्रोथ हो जाएगी, राइट। दिस वाज द डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। इस तरीके से हमने दोस्तों टेलर की सारी टेक्निक और हमने प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म कर लिए। यहाँ तक आप पहले पढ़ लो, फिर हम कंटिन्यू करें। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड टेलर। आपकी बुक में
एक होगा, देखिए जो डिफरेंशिएट होगा और उस पर आप फोकस कीजिए। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी स्क्रीन पे देखिए, मैं पूरा चार्ट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, पहला बेसिस है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में लिखा हुआ है हेनरी फ्योल एक प्रैक्टिशनर थे, और साइंटिफिक टेलर उसमें लिखा हुआ है टेलर में वो एक साइंटिस्ट थे। यानी जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्योल ने, वो क्या थे, प्रैक्टिशनर थे, बार बार काम किया, कंपनी में रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं, ही इज एन आर्टिस्टिक पर्सन। और साइंटिफिक टेलर की बात हम करें तो टेलर कौन थे, साइंटिस्ट थे, इसलिए साइंटिफिक टेक्निक दी और साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। अच्छा, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्रिंसिपल कैसे बनाए, तो हेनरी फ्योल ने क्या किया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करी, हर चीजों को देखा, रिजल्ट बनाया, और उन्होंने आउटपुट इनपुट देखा, है ना, बार बार मेहनत करी और अलग अलग रिजल्ट देखे, तो उन्होंने कैसे बनाए प्रिंसिपल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। और टेलर ने कैसे बनाए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दोनों तरीके से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इस तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाए। थर्ड पॉइंट है देखिए पर्सपेक्टिव, किस पे एप्लीकेबल है, मैंने बताया था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट पे एम्प्लॉई है, टॉप लेवल एम्प्लॉई पे एप्लीकेबल है, और उन पे किस पे एप्लीकेबल है, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके उन्होंने बात की है। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह सेम है, और उस पे किस पे, स्प्लाइस सिचुएशन पे ही हो पाएगा। टेलर ने बोला है कि जब एप्लीकेबिलिटी आएगी तो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी मेरे प्रिंसिपल अप्लाई हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस किस पे है, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पूर्णतः विकास की बात करते हैं, और टेलर की बात क्या करते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वो सिर्फ कहते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इसकी बात मैं करता हूँ, राइट। लास्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल क्या है, जनरल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और एफडब्ल्यू टेलर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस तरीके से हमने दो पार्ट में, दो सेशन में हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट किया। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर सिग्निफिकेंस, मैंने कहा सिग्निफिकेंस वर्ड यहाँ यूज हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर एफडब्ल्यू टेलर के 14 प्रिंसिपल, फिर टेलर के 4 प्रिंसिपल, टेलर की 4 टेक्निक, और फिर हमने अभी क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड टेलर, राइट। तो अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं सिर्फ चैप्टर की कर रहे हैं, अलग से मैं एक सीरीज बना दूं जिसमें एमसीक्यू और हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमसीक्यू और केस स्टडी चैप्टर वाइज में मॉड्यूल बना दूंगा, उसकी वीडियो बाद में आएगी। तो अब आप आराम से पढ़िए, राइट, नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या जो आपके पास बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस एंड कीप गोइंग, थैंक यू।